हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। आज है 30 दिसंबर 2022 के दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली न्यूज हम ले रहे हैं कि चुनाव के दिन घर से बाहर रहने वाले भी डाल सकेंगे वोट। अभी तक क्या होता था कि कुछ लोग या तो एजुकेशन की वजह से या फिर जॉब की वजह से या फिर कहीं वो घूमने जाते हैं तो इस वजह से वो वोट नहीं कर पाते थे, यानी वोटिंग नहीं हो पाती थी। जो अभी हाल ही में एक एवरेज चल रहा था, चुनाव आयोग ने जब इस पर थोड़ा सा रिसर्च किया तो उन्होंने पाया कि 30 करोड़ वोटर्स जो हैं उनमें से सिर्फ 67% या फिर उससे भी कम लोग वोटिंग करते हैं। तो जो 30 करोड़ जो वोट नहीं कर पाते हैं उसका कारण क्या है, इस पर जब उन्होंने थोड़ा सा पड़ताल किया तो उन्होंने यही पाया कि जो ये वोटिंग सिस्टम है, मतलब वो बाहर रहते हैं और उनका वोटर आईडी कार्ड कहीं का होता है, इस वजह से यानी कि जो मतदाता सूची होती है उसमें उनका नाम नहीं होता है उस जगह पर, इसलिए वो वोटिंग नहीं कर पाते हैं। इसलिए चुनाव आयोग ने इसमें थोड़ा सा संशोधन किया है और इसे आयोग ने M3 का नाम दिया है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी EVM में संशोधित संस्करण के रूप में रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन तैयार किया गया है, ताकि शिक्षा, रोजगार या अन्य कारणों से जो देश के अन्य जगह पर लोग या मतदाता चले जाते हैं वो अपने निर्वाचन क्षेत्र गए बिना भी वोट डाल सकें। इसका प्रयोग शुरू करने से पहले आयोग ने 16 जनवरी 2023 को मान्यता प्राप्त 8 राष्ट्रीय और 57 राज्य स्तरीय दलों के सामने रिमोट EVM का प्रदर्शन किया या करेंगे। निर्वाचन आयोग इस बात से भी चिंतित है कि पिछले आम चुनाव में जिस तरीके से सिर्फ 67% वोटिंग हो रही है उसको और बढ़ाया जाए। आंतरिक प्रवास का लगभग 85% हिस्सा राज्यों के भीतर होता है। इसे देखते हुए आयोग ने सभी स्तरों पर समाधान ढूंढने और उन्हें मतदान का अवसर देने के विकल्पों पर विचार किया है। तो अगर आप भी जैसे बाहर रहते हैं, मान लीजिए आप यूपी के हैं और आप दिल्ली जॉब के सिलसिले में जाते हैं तो अब आप वोटिंग कर पाएंगे। सुखोई से छोड़ी ब्रह्मोस ने पोत को बनाया निशाना। देखिए, भारतीय वायुसेना ने गुरुवार को सुखोई 30 MKI विमान से अधिक दूरी तक मार करने में सक्षम ब्रह्मोस एयर लॉन्च मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। करीब 400 किलोमीटर की मारक क्षमता वाली इस मिसाइल ने बंगाल की खाड़ी क्षेत्र में एक पोत को सटीकता से निशाना बनाया। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो ने एक बयान जारी कर बताया कि इसके साथ ही वायुसेना ने सुखोई 30 MKI विमान से काफी दूर से जमीन पर या समुद्र में मौजूद लक्ष्य को सटीकता से निशाना बनाने का उल्लेखनीय क्षमता हासिल कर ली है। सुखोई 30 MKI के इस प्रदर्शन के साथ मिसाइल की लंबी दूरी तक मार करने की क्षमता से वायुसेना को रणनीतिक बढ़त मिली है। बयान के मुताबिक इस उपलब्धि में वायुसेना के साथ साथ नौसेना, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO, बंगाल एरोट्रोपोलिस प्रोजेक्ट्स यानी BAPL और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL के समर्पित और समन्वित प्रयासों का ये योगदान है। नेक्स्ट न्यूज है, पहली न्यूज हम ले रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी आज कोलकाता में लेंगे गंगा परिषद में शामिल राज्यों की बैठक। हालांकि इस बैठक से पहले ही जो प्रधानमंत्री मोदी हैं उनकी माताजी का निधन हो गया, पहले वो उसमें शामिल हुए और उसके बाद उन्होंने ये बैठक करी है। तो कल की न्यूज़ में आप कोई भी न्यूज़ देखेंगे न्यूज़पेपर तो आपको उसमें ये न्यूज़ मिलेगी। गंगा और उसकी सहायक नदियों को प्रदूषण मुक्त करने की दिशा में जो परियोजनाएं चल रही हैं या फिर केंद्र सरकार जो भी उसमें बैठकें कर रहे हैं, तो कोलकाता में राष्ट्रीय गंगा परिषद की बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे थे और ये उच्च स्तरीय बैठक थी जिसमें लगभग 7800 करोड़ रुपए की लागत वाली परियोजनाओं का शिलान्यास भी उन्होंने करना है, जिसमें 2500 करोड़ रुपए से ज्यादा की परियोजनाएं राज्य के सीवर नेटवर्क से जुड़ी हुई हैं। कोलकाता में यह बैठक भारतीय नौसेना के मुख्यालय INS नेताजी सुभाष में आयोजित की गई। यह मुख्यालय हुगली नदी के तट पर स्थित है। बैठक में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री के साथ संबंधित विभागों के केंद्रीय मंत्री, राष्ट्रीय गंगा परिषद के सदस्य, राज्य जैसे उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और बंगाल के मुख्यमंत्री आमंत्रित किए गए थे। इसमें बिहार के भी मुख्यमंत्री को आमंत्रित किया गया था, लेकिन उनकी जगह पर तेजस्वी यादव यानी कि जो उप मुख्यमंत्री हैं उन्होंने हिस्सा लेंगे। कारण यह था कि जो नीतीश कुमार हैं वो कुछ निजी कारणों से इस बैठक में हिस्सा
नहीं ले रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी इस दौरान बंगाल की 7 प्रमुख सीवरेज की इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का उद्घाटन करेंगे। इसमें 20 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट और 612 किलोमीटर लंबाई में विकसित सीवर नेटवर्क शामिल होगा। नेक्स्ट न्यूज है कि सीमाओं की रक्षा बाड़बंदी से नहीं, सैनिकों की सतर्कता से सुनिश्चित होती है। बात तो सही है बिल्कुल कि जितने हमारे सैनिक सतर्क होते हैं उससे सीमा की सुरक्षा होती है, ना कि बैरिकेडिंग या फिर आप तार बिछा देते हैं उन सब चीज़ों से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को कहा कि सीमाओं की रक्षा करने के मामले में सैनिकों की सतर्कता और बहादुरी का वहां लगे स्तंभों और बाड़ों से कोई मुकाबला नहीं है। अग्रिम स्थानों के निकट रहने वाले देशभक्त ग्रामीण इस सुरक्षा को और मजबूत बनाते हैं। शाह ने बीएसएफ द्वारा तैयार किए गए मोबाइल ऐप प्रहरी और सीमा सुरक्षा बल के मैनुअल को जारी करते हुए यह सुझाव भी दिया कि वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के तहत सुरक्षा कर्मियों को गांव में पर्यटन के विकास को लेकर प्रयास करने चाहिए। हालांकि उन्होंने इसके बारे में विस्तार से नहीं बताया। उन्होंने कहा कि देश की सीमाओं की सुरक्षा स्तंभों या बाड़बंदी से नहीं, बल्कि सीमा पर डटे जवानों के शौर्य, देशभक्ति और सतर्कता से सुनिश्चित की जा सकती है। गृह मंत्री ने कहा कि सीमा सुरक्षा बल देश की सबसे जटिल सीमा को सुरक्षित करता है। नेक्स्ट न्यूज है, यूक्रेन अनाज गलियारे में शामिल नहीं होगा भारत। हालांकि इसमें कई ऐसे प्रयास चलाए जा रहे थे ताकि भारत को इसमें ऐड किया जाए। संयुक्त राष्ट्र भी इसमें लगा हुआ था, अमेरिका, मतलब पूरी तरीके से इसमें जुटे थे कि ये जो अनाज गलियारा है उसमें भारत को भी शामिल किया जाए। लेकिन भारत ने इस पर एक टूक जवाब देते हुए जो विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हैं अरिंदम बागची, उन्होंने बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि भारत इसमें हिस्सा नहीं लेगा। बागची ने कहा कि कई देशों के साथ हमारा द्विपक्षीय सहयोग है, अभी इसको लेकर कोई स्पष्टता नहीं है। हमें यूक्रेन अनाज गलियारे में शामिल होंगे या नहीं, संभवतः शामिल नहीं होंगे, उन्होंने लास्ट में बोला। अभी हमारा सारा ध्यान द्विपक्षीय सहयोग पर है। यदि इस समय की बात करें तो मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। चलिए नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं। नेक्स्ट न्यूज है कि दिनेश शुक्ला बने परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के अध्यक्ष। जबलपुर के दिनेश कुमार शुक्ला को केंद्र ने परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया है। वह एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड यानी AERB के कार्यकारी निदेशक भी रह चुके हैं। शुक्ला जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में स्नातक के बाद 1981 में परमाणु ऊर्जा विभाग में शामिल हुए थे। नेक्स्ट न्यूज है बिजनेस पेज से कि सुधरने लगी शहरी सहकारी बैंकों की सेहत। शहरी सहकारी बैंकों के नट बोल्ट को टाइट करने का जो काम आरबीआई ने कुछ वर्ष पहले शुरू किया था, उसका खासा असर अब दिखने लगा है। ताजा रिपोर्ट बताती है कि वित्तीय मानकों के हर मोर्चे पर सूचीबद्ध और गैर सूचीबद्ध यूसीबी की स्थिति मजबूत हुई है। वर्ष 2021-22 में इनके फंसे कर्ज का स्तर तकरीबन 2 दशकों की सबसे बेहतर स्थिति में है। देश के बैंकिंग सेक्टर की स्थिति पर जारी आरबीआई की नई रिपोर्ट बताती है कि 2017-18 से वर्ष 2021-22 के दौरान कुल 51 शहरी सरकारी बैंकों के लाइसेंस रद्द किए गए हैं। पिछले वर्ष ही 10 लाइसेंस रद्द किए गए थे। वैसे आरबीआई वर्ष 2004 के बाद से ही शहरी सहकारी बैंकिंग सेक्टर्स में कमजोर बैंकों को बाहर का रास्ता दिखाने की नीति लागू कर चुका है। इस दौरान इनकी संख्या घटकर 1926 से 1514 रह गई है। नेक्स्ट न्यूज है कि बैंकों का सकल एनपीए 7 साल के निचले स्तर 5% पर आया। आरबीआई ने गुरुवार को कहा कि बैंकों का सकल एनपीए यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स अनुपात पिछले 7 साल के निचले स्तर पर यानी 5% पर आ गया है। केंद्रीय बैंक ने यह भी कहा कि बैंकिंग प्रणाली मजबूत और उसके पास पूंजी में की कोई कमी नहीं है। वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट के 26वें अंक में आरबीआई ने यह भी कहा कि वैश्विक अर्थव्यवस्था बड़े पैमाने पर मंदी के जोखिम जैसी विपरीत परिस्थितियों का सामना कर रही है। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारतीय अर्थव्यवस्था दुनिया भर से आने वाली विपरीत परिस्थितियों का सामना कर रही है। हालांकि मजबूत माइक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल और वित्तीय व गैर वित्तीय क्षेत्रों की स्वस्थ बैलेंस शीट वित्तीय प्रणाली को मजबूती और लचीलापन प्रदान कर रही है। रिपोर्ट की वास्तविकता में आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि केंद्रीय बैंक वैश्विक जोखिमों से होने वाले नुकसान से पूरी तरह परिचित है और अर्थव्यवस्था के मजबूत माइक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल से शक्ति प्राप्त करता है। नेक्स्ट न्यूज है कि 2 और देशों के साथ एफटीए जल्द।
केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने गुरुवार को कहा कि उन्हें अगले साल यानी 2023 में कम से कम 2 और देशों के साथ FTA यानी मुक्त व्यापार समझौता फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होने की संभावना है। यहां के एक कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री ने कहा कि ब्रिटेन, यूरोपीय यूनियन और कनाडा के साथ बातचीत चल रही है। हालांकि उन्होंने न्यूजीलैंड जैसे छोटे व्यापारिक भागीदारी के साथ किसी तरह के FTA से इनकार करते हुए कहा कि उनकी अपेक्षाओं को पूरा नहीं कर सकते हैं। न्यूजीलैंड के साथ भारत का द्विपक्षीय व्यापार मात्र $35 करोड़ का है। नेक्स्ट न्यूज़ जो इंटरनेशनल पेज से है, अमेरिका में जो बर्फीला तूफान आया था उसमें जान गई हैं। रूस ने यूक्रेन की शहरों पर फिर से 120 से ज़्यादा मिसाइलें दागी हैं। नववर्ष पर लोगों की आवाजाही ने बढ़ाई चीन की चिंता। अब देखिए न्यूज़पेपर में भी कभी कभी ऐसी न्यूज़ दे देते हैं जो समझ से परे होता है। अब जैसे यहाँ पर बता रहे हैं कि चीन की चिंता बढ़ गई है। जब चीन की चिंता बढ़ गई है तो उन्होंने फिर पाबंदियाँ क्यों हटाई, RT-PCR जरूरी नहीं है ऐसा कर दिया उन्होंने, और इसके साथ ही उन्होंने जो विदेशों से आवागमन है उसको भी पूरी तरीके से ओपन कर दिया है। तो ये सब चीज़ें भी थोड़ा सा आपको डिटेल से पढ़ना होगा खुद भी। भारत साइप्रस ने रक्षा एवं सैन्य सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए। विदेश मंत्री S जयशंकर और साइप्रस के उनके समकक्ष आइओनिस ने निकोसिया में गुरुवार को रक्षा और सैन्य सहयोग को लेकर एक MOU पर हस्ताक्षर किए। जयशंकर पहली बार साइप्रस की यात्रा पर हैं। कैसोलिडस के साथ संवाददाता सम्मेलन में जयशंकर ने कहा कि हमने कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। इनमें से एक दोनों देशों के बीच रक्षा और सैन्य सहयोग का MOU भी शामिल है। दोनों पक्षों ने माइग्रेशन एंड मोबिलिटी पार्टनरशिप के आशय पर पत्र पर भी हस्ताक्षर किए हैं। जयशंकर ने कहा कि इससे छात्रों, कारोबारियों और पेशेवरों को सुविधा मिलेगी। इसके साथ ही इससे अनियमित माइग्रेशन से निपटने में मदद मिलेगी। विदेश मंत्री ने गुरुवार को भारतीय स्वतंत्रता के 75 वर्ष और साइप्रस के साथ राजनयिक संबंध स्थापित होने के 60 वर्ष पूरे होने पर स्मारक डाक टिकट भी जारी किया है। तो ये आज का यानी 30 दिसंबर 2022 का दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।